बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम MGT 211 थीम नंबर 5। आज की वीडियो में मैं आपको थीम नंबर 5 करवाऊंगी। इससे पहले मैं थीम 1 2 3 4 अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको थीम 1 से 4 तक कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे उसी थीम के नीचे कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा, थीम नंबर 5 में बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे पहला टॉपिक है ड्राइविंग बिजनेस इफिशिएंसी एंड कस्टमर वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, उसको लेते हो एज अ इनपुट जिसको आप कहते हो, ठीक है। एक इनपुट लेते हो, उस पे वर्क करते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो और आपके पास एक आउटपुट आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक लकड़ी लेते हो। अब मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या आएगा, लाखों हज़ारों एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ में ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके इर्द-गिर्द होंगी। आप गौर करना, सोचना, आपके माइंड में आएँगी। एक मैं मिसाल देती हूँ लकड़ी की। एक लकड़ी लेते हैं दरख्त से, ठीक है, वो क्या है, रॉ मटेरियल है। कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं जिसको आप इनपुट कहते हैं, इसको आप कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में। तो एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी एक रॉ मटेरियल है, इसको इनपुट कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस लकड़ी को काटते हैं, उस लकड़ी पे काम करते हैं, उससे एक कोई भी फर्नीचर बनाते हैं, कोई चेयर बनाते हैं। तो चेयर बनाने के लिए पहले हम देखेंगे, उसकी 4 टाँगें बनाएँगे, उसको कटर के साथ कट करेंगे, उसमें जो भी शार्प एजेस होंगे उनको नीट करेंगे, ठीक है। देन उसको एक चेयर की लुक देंगे। फिर उसके बाद हमें जो चेयर मिलेगी वो लकड़ी वाले कलर में होगी, उस पे पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद भाई उस पे हम पॉलिश करेंगे, शाइन आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास एक खूबसूरत सी चेयर बन जाती है। तो चेयर बनाने का काम लकड़ी से स्टार्ट होके चेयर तक आ जाता है। तो बेसिकली जो चेयर की लकड़ी थी वो इनपुट थी, और जो आपके पास चेयर बन के आ गई है, दुकान के अंदर पड़ी है, जो हम जाके लेते हैं, बाय करते हैं, उसको आप कहते हो आउटपुट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनपुट से लेकर आउटपुट तक का जो काम होता है, उसको कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है? कि और ये स्ट्रैटेजिक फंक्शन है, यानी कि रॉ मटेरियल को किसी सर्विसेज़ में, किसी फाइनल गुड में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है? ये थी इसकी डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल, इसको आपने करना है। यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल लकड़ी वाली नहीं दी, इन्होंने कहा है कि एक बेकरी है। बेकरी आपको पता है कैसी होती है, सबको पता होता है। बेकरी के अंदर आपके पास बेकरी आइटम्स होती हैं, केक्स होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्वीट्स होती हैं, बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं मिसाल के तौर पे एक बेकरी है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डेली की बेसिस पे कोई भी चीज़ लेते हैं, लाइक मैदा ले लिया, उससे केक बनाया गया, तो फ्रेश चीज़ बनती है, सेल होती है। अच्छा, वहाँ पे बंदे होते हैं जो आते हैं, जो लेते हैं, जो बेचते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो भी ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है, ये देखें कि आप जब भी इसके इंग्रीडिएंट देखते हो, बेकरी के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हो, तो उसका जो आपका मेन टारगेट होता है कि उसका जो बेसिकली जो भी स्टाफ होगा उसकी स्केड्यूलिंग होती है कि कौन सेल करेगा, कौन कितना बनाएगा, कौन कितना सेल करेगा, कितने टाइम ड्यूटी देगा। तो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि अब यहाँ पे मेन जो टारगेट है इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो भी काम है, जो चीज़ बन रही है वो वेस्ट कम हो, ठीक है? वेस्ट भी ना हो और आपकी चीज़ें सेल हो जाएँ। तो बेसिकली आपको पता है बेकरी की चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो इसमें मेन कोर होता है कि आप ऐसी चीज़ बनाओ कि आप फ्रेश भी हो, सेल भी हो जाए और कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी हो और आपके काम में लचक भी हो, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और फोस्टरिंग इनोवेशन भी हो। यानी कि मेन टारगेट होता है कि आपकी चीज़ें जो बनी हैं और बनाने के बाद आउटपुट तक आ रही हैं, जो बेचने तक का प्रोसेस है उसमें इतनी अच्छी हों कि आपके कस्टमर भी आपसे खुश हों, आपका काम भी अच्छा हो, आपको प्रॉफ़िट भी हो, और आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। केक की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपको प्रॉफ़िट होगा। तो ये सारी ऑपरेशन मैनेजमेंट की एग्ज़ाम्पल में आ जाता है, बेशुमार लाखों, हज़ारों एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाती हैं। अब इसके कुछ प्रोसेस होते हैं प्रोडक्शन के, तो मैंने बता दिया है कि इनपुट से आउटपुट तक जब हम जाते हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, वो देखते हैं। जो भी हाइलाइट किया है ये आपने करना है, जो ग्रीन में है वो आपको रटा होना चाहिए, नाम आपको रटे होने चाहिए और अंदर जो है आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, लेकिन वर्डिंग में लिखने का मतलब है कि कांसेप्ट क्लियर हो।
अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि इनपुट क्या है? इनपुट बेसिकली कह रहे हैं कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है? उसको आप कहते हो इनपुट। अभी मैंने इतनी डिटेल में समझा दिया, आई होप कि आपको समझ होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कॉटन फॉर टेक्सटाइल, कि अगर आपकी एक टेक्सटाइल है तो उसके अंदर जो कॉटन ले लेते हैं। कॉटन बेसिकली ना एक ऐसे पौधा होता है, उसके ऊपर लगता है ऐसे। तो वो बेसिकली रॉ मटेरियल होता है। आप उसको असेंबल करते हो, कट करते हो, कहाँ गया ये? तो उसमें उसको आप उससे कुछ भी बनाते हो, तो वो आपके पास आउटपुट होती है। उसमें आपको आपको कह रहे हैं कि आपकी इनपुट में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ है, लकड़ी की एग्ज़ाम्पल ली थी तो वही इनपुट होगी। जो लेबर है, ठीक है? उसके अंदर जो काम है वो भी एक इनपुट है। उसमें जो काम करते हुए जो मशीनरी यूज़ हो रही है वो भी इनपुट है। और जो आप एनर्जी लगा रहे हो, जो उस लकड़ी को चेयर बनाने में या उस बेकरी के अंदर कोई भी केक बना रहे हो या कोई भी आइटम, तो वो बेसिकली आपकी एनर्जी भी लगती है। तो सारे इनपुट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है तब्दील करना। बेसिकली जो भी इनपुट लेते हो ना, उस पे जो काम करते हो, जो प्रोसेसिंग करते हो, लाइक आपने एक कॉटन लाया, कॉटन देखा, फिर उसको काटा, उसको असेंबल किया, तो बेसिकली वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। मैंने बताया लाखों हज़ारों एग्जांपल इसमें आ जाती हैं, आपको भी 4-5 एग्जांपल दे देना। उसके बाद आउटपुट आ जाते हैं। आउटपुट का मतलब है कि वही काटने के बाद, काम करने के बाद जो फाइनल चीज़ बनती है, उसको आप कहते हैं आउटपुट। लाइक कह रहे हैं कि आपने ना एक फाइनल प्रोडक्ट बनाई है जिसको आपने नाम दिया स्मार्टफ़ोन का, ठीक है? मतलब कोई भी एग्ज़ाम्पल दे दी, स्मार्टफ़ोन आपने बनाया या आपने कोई वर्क रिपेयर किया, ठीक है? उसको आप कहते हैं, आपके पास चेयर वाली एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बेशक लिख लेना, तो वो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अब चीज़ ली, उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया, उसकी आउटपुट आ गई और नेक्स्ट आ गया फीडबैक। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप फीडबैक ही नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? हर ऐप के नीचे लिखा होता है कि फीडबैक दें, कि आप इससे कितना सैटिस्फाइड हैं। अब हम प्ले स्टोर पे जाते हैं तो हम सर्च करते हैं, हमने फलाँ ऐप डाउनलोड कर दिया तो हम उसकी रेटिंग देखते हैं। तो उसके लिए फीडबैक हम देखते हैं कितने लोगों ने पॉज़िटिव रिव्यू दिए हैं। दराज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें, दराज़ से ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप फीडबैक देखते हैं। पहले मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तो पहले मैं देखती हूँ कि उसकी फीडबैक पे क्या लिखा गया है, कितने लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है। तो फीडबैक हम देते हैं, कस्टमर जो बंदे होते हैं वो देते हैं और अगला बंदा जो लेता है वो पहले फीडबैक देखता है कि कितने लोगों ने इसको लिया है और उससे सैटिस्फाइड हैं। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी वर्क के अंदर। प्रोडक्शन मेथड वैरी बाय इंडस्ट्री। आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन का मेथड है ना, ये इंडस्ट्री के हिसाब से भी होता है, ठीक है? हमने तो बेसिकली इनपुट से आउटपुट तक का बताया है, इसमें इंडस्ट्री वाइज़ होता है। लाइक आपके पास जॉब प्रोडक्शन का है, बैच प्रोडक्शन है, मैस प्रोडक्शन है, कंटिन्यू प्रोडक्शन है, तो ये इसके मेथड हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहले आती है आपके पास जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन यानी कि एक बंदा चीज़ लेता है, उसको बनाता है और उसको बेचता है, इसको कहते हैं जॉब प्रोडक्शन। लाइक एक टेलर है तो वो क्या करता है, एक सूट स्टिच करता है, देन उसको वापस कर देता है। तो बेसिकली ये जॉब प्रोडक्शन में आ जाता है। उसके बाद बैच प्रोडक्शन, जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि कम मिकदार में आप काम लेते हो कि हम इतना ही करेंगे, इतनी चीज़ पे इतना काम करेंगे इतने टाइम के लिए। लाइक बेकरी की आइटम्स होती हैं तो ये लिमिटेड में आ जाती है। उसके बाद मैस प्रोडक्शन है, तो जो हम लार्ज स्केल पे करते हैं, मतलब कोई आउटपुट बनाते हैं और वही लार्ज स्केल पे हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मैस प्रोडक्शन। जैसे टोयोटा असेंबली लाइन्स वगैरह हो गई, तो ये लार्ज स्केल पे लाइन्स बनी होती हैं। उसके बाद कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में, कंटिन्यू का मतलब होता है मसलसल, एक काम जिसमें रुके ना, हम मुसलसल करते रहें। नॉन स्टॉप ऑपरेशंस जिसमें आ जाते हैं, लाइक ऑयल है, ऑयल को रिफाइन करना। तो ये एक ला ऑयल मतलब लॉन्ग टाइम से हर जगह, हर घर में ऑयल यूज़ होता है, तो ये कंटिन्यू काम है, ये कुछ टाइम के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टाइम के लिए हम लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली ये कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में आ जाता है। उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशन डिसीजन देखने हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशन डिसीजन हैं, उनको देखते हैं। अच्छा, इसमें ना कॉस्ट मैटर करती है। अब आप कोशिश करोगे कि आप ऐसी लोकेशन चूज़ करो जिसमें आपकी कॉस्ट कम आए, आपका खर्चा कम आए। तो कह रहे हैं कि लेबर, लैंड और टैक्सेस। आप देखोगे कि मेन चीज़ होती है किसी भी ए, काम के अंदर लेबर, ठीक है, जो काम है, जो ज़मीन है और जो टैक्स लग रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखते हो कि कितना खर्चा आएगा। आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो आप देखते हो उस पे कितना टैक्स लग रहा है, उस पे कितनी ज़मीन चाहिए, उस पे कितना लेबर चाहिए, काम चाहिए, कुछ भी, ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप देखोगे कि उन पे कितना खर्चा आ रहा है। तो आप कोशिश करोगे कोई ऐसी जगह कोई ऐसी लोकेशन चूज़ करो जिसमें टैक्सेस कम लगते हों, ज़मीन में जो है सस्ती आपको मिल जाए,
बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो काम है वो उस पे भी एक्सपेंस कम आए, प्रॉफ़िट ज़्यादा हो, तो कॉस्ट बहुत मैटर करती है। कह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास चाइना में बेसिकली ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है और इसमें कम एक्सपेंस आता है। अगर पाकिस्तान में इस तरह से एप्पल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, टैक्स ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेगा, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है टू सप्लाई नेस्ले नियर डेयरी फार्म और कस्टमर अर्बन रिटेल हब्स। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं ना तो वो ऐसी जगह पे करते हैं जिसमें हमारा वही चीज़ के मज़दूर, लेबर, टैक्स वग़ैरह कम आता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी की कैटेगरी में इस तरीके से आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई डेयरी फार्म है, लाइक गाँव वाली जगह है, वहाँ पे डेयरी फार्म है, तो वो कोशिश करते हैं कि एक अपना जो नेस्ले का सेटअप है, नेस्ले आपको पता होना चाहिए बेसिकली एक बहुत फ़ेमस क कंपनी कह लें या जो भी कह लें, ये आप अगर दूध लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है नेस्ले, या ये मिनरल वाटर पे लिखा होता है नेस्ले। तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये अगर सेटअप करते हैं ये, तो इनकी कोशिश होती है कि ये डेयरी फार्म के आस-पास करें, कहीं गाँव में। एक तो उनको ज़मीन भी सस्ती मिलती है और डेयरी फार्म से रिलेटेड है, तो उनको हालस फ्रेश दूध मिलता है और बिल्कुल पास होता है। तो उसमें इनको फ़ायदा होता है। तो बेसिकली नेस्ले कंपनी जो है वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि डेयरी फार्म के आस-पास कहीं पे अपना सेटअप लगाए। तो इससे क्या होगा, लोकेशन पे ये वैरी करती है। जिससे सप्लायर और जो कस्टमर हैं ये कह रहे हैं कि टू सप्लायर का मतलब है कि नेस्ले जो है डेयरी फार्म के आस-पास सप्लाई की जाती है, और जो कस्टमर हैं हो मतलब रिटे रे वही चीज़ इसमें आ जाएगी। उसके बाद है रेगुलेशंस, तो रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप कि आपको पता होगा। अब देखिए, आप कोई काम करते हैं किसी जगह के अंदर, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जो मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कितना टैक्स लेती है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस कितनी हैं। तो आप कोशिश करते हो किसी ऐसे मुल्क में या किसी ऐसी जगह पे अपना काम स्टार्ट करो जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस कम हों, आपके काम से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन कम हो, आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखते हो। तो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी का मतलब है आपके पास जो अवेलेबिलिटीज़ हैं वो अच्छी हों। लाइक अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस कहीं पे है, वहाँ पे गुड रोड्स हों आपके बिज़नेस से रिलेटेड, वहाँ पे बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो बेसिक नीड है, वाटर सप्लाई हो, इंटरनेट हो। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, कोई वेबसाइट्स के थ्रू काम करते हैं, कोई भी ऑनलाइन हज़ारों काम है, एंड पोर्ट्स हो नेसेसरी फॉर स्मूथ ऑपरेशन, यानी कि अपने काम को स्मूथ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपने लोकेशन तो अच्छी ढूँढ ली, खर्चा तो बचा लिया, ठीक है। डेयरी फार्म का आपने सेटअप कर लिया, ठीक है, लॉ और रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस को भी देख लिया, लेकिन आपने जहाँ पे सेटअप लगाया है वहाँ पे आपके पास बिजली ना हो, गुड रोड्स ही ना हो, आने जाने में इशू हो, सप्लाई करने में इशू हो, पानी ना हो, इंटरनेट ना हो, तो बहुत मसला होता है। तो लास्ट में कह रहे हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि गुड रोड्स हों, इलेक्ट्रिसिटी हों, हर चीज़ जो बेसिक है वो अवेलेबल हो आपके काम से रिलेटेड। तो ये भी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोकेशन जब देखते हैं तो ये चीज़ें सारी हम माइंड में रखते हैं। तो सवाल यही था कि लोकेशन के हिसाब से कौन-कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें बेशुमार अगर डिटेल लिखते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज प्लानिंग अलाइनिंग कैपेसिटी विद डिमांड, कि कैसे आपकी डिमांड के साथ आप एक रिसोर्सेज जो भी काम कर रहे हो बिजनेस के अंदर एक प्लान करते हो, ठीक है। कैपेसिटी विद डिमांड के अकॉर्डिंग, कि आपकी किस चीज़ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो। लाइक यहाँ पे सबसे पहले कहा गया डिमांड फॉरकास्टिंग में, आपको कहा गया बेकरी आइटम फॉर ईद डिमांड स्पाइक्स। कह रहे हैं कि अगर आपकी एक बेकरी है तो उसके अंदर ईद के दिनों में आपको पता होता है कि हर कोई आएगा, हर कोई मिठाई लेके जाएगा, स्वीट लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या प्रेडिकेट कर रहा है, ये सेल को प्रेडिकेट कर रहा है डिमांड फॉरकास्टिंग के। एक बेकरी के अंदर ईद के दिनों में नॉर्मल डेज़ के कंपैरिज़न किया जाए तो उसमें स्वीट ज़्यादा सेल होती है। तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा बना के रख लेते हैं। तो बेसिकली ये भी मैटर करता है। पहली डिमांड फॉरकास्टिंग जो है, जो भी डिमांड होगी उसकी ये पेशगोई है, उनको पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंटरी असेसमेंट। तो बेसिकली जो भी आप ऑडिटिंग कर रहे हैं ना एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की, जो भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग करना। गैप एनालिसिस का मतलब है शॉर्टेज, ठीक है, ब्रेकेज, किसी चीज़ की अगर शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसको कहते हैं गैप एनालिसिस।
अगर ना गैप एनालिसिस की मिसाल दी जाए तो ये बेसिकली शॉर्टेज का बताता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हायरिंग टेम्प वर्कर। लाइक अगर आपने ना 15,000 की कोई चीज़ ली है, और आप थोड़े दिन बाद उसको सेल करते हैं, या वो 10,000 की सेल हो रही है, यानी कि आप शॉर्टेज में जा रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, तो ये बेसिकली गैप एनालिसिस की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। यूजिंग टूल लाइक एमआरपी, ठीक है, ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्टैंड फॉर, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अर्जेंट चार्ट फॉर शेड्यूलिंग, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कोई टूल्स वगैरह जो यूज़ करते हो। उसके बाद यहाँ पे फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें आ गया इंडस्ट्री 4.0, द स्मार्ट फैक्ट्री रिवॉल्यूशन। अब हम स्मार्ट फैक्ट्री रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें उसके कुछ की इनोवेशंस हैं, जिसमें आईओटी सेंसर है, एआई एंड रोबोटिक है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, और डिजिटल ट्विन्स है। आईओटी सेंसर बेसिकली क्या करता है, मॉनिटर करता है इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस को रियल टाइम के अंदर, लाइक सैमसंग स्मार्ट फैक्ट्रीज वगैरह। उसके बाद एआई रोबोटिक का आपको पता है एआई से रिलेटेड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, एआई यूज़ करते हो तो वो आपकी स्पीड को और प्रिसिजन को इन्हेंस करता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है, आप जल्दी स्पीड में काम कर सकते हो। इसमें मिसाल के तौर पे ने कहा है टेस्ला रोबोटिक असेंबली लाइन्स, तो ये आपके लिए। बिग डाटा एनालिटिक्स में आपके पास आ जाता है ऑप्टिमाइज़ एनर्जी, ठीक है, आपकी एनर्जी को ये ऑप्टिमाइज़ करता है। उसके बाद है डिजिटल ट्विन्स, विजुअल मॉडल टू सिमुलेट एंड इम्प्रूव प्रोसेस, ये आपने कर लेना है, नाम याद कर लेने हैं और इनके फंक्शन। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाता है, इफ़िशिएंसी बेसिकली आ जाता है, स्पीड आ जाती है, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया था, फीडबैक और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो फिर उस बिज़नेस का या उसके अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा क्या, चांस ही नहीं है कि ऊपर जाएगा। तो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेन चीज़ होती है। जो काम भी किया जाता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यहाँ पे करते हैं एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड फास्टर डिलीवरी। इस पे एग्जांपल में इन्होंने दिया है अमेज़न प्राइम का। उसके बाद स्पीड में आपको क्या कहा गया, ऑटोमेटेड वेयरहाउस। इसमें भी इन्होंने अमेज़न की एग्जांपल दी है। एफिशिएंसी में कह रहे हैं कि जेआईटी इन्वेंटरी, जो जेआईटी बेसिकली क्या है, इन्वेंटरी जो है वो रिड्यूस कर रही है स्टोरेज कॉस्ट, उसकी कीमत को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं बेहतर हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू को डिलीवर करती है। एससीएम कोऑर्डिनेट्स द एंड टू एंड फ्लो ऑफ गुड्स, इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंस अक्रॉस सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, ठीक है। ये सारा आपने कर लेना है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ठीक है? इसको आप कर लेना। अब कंक्लूजन में हम देखेंगे कि आज के लेक्चर की हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने ओएम पढ़ा। ओएम यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या थी, उसके रोल्स क्या थे। तो हमने यही सीखा कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है बेसिकली किसी भी बिज़नेस की कॉम्पिटिटिव बिज़नेस की, ठीक है, बैकबोन है। बैकबोन है। अब एक कंपटीशन में अगर एक बिज़नेस हम कर रहे हैं, वो कंपटीशन में है, तो उसके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इनपुट से आउटपुट का सारा सफ़र बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे बस यही जो चीज़ें आपने आज के लेक्चर में की हैं, उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, इसको आप छोड़ दें। इसको आपने नहीं करना, स्किप कर दें। की टेक अवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे करने हैं, इनको स्किप नहीं करना। अच्छा, की टेक अवे में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, आपको पता चल गया है कि वो उसकी वजह से आप कैसे कॉस्ट को बैलेंस कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को और उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस को। इनपुट से आउटपुट तक के दरमियान में सिर्फ बनाना काम नहीं है, उसके अंदर आपने सीखा कि कैसे आप लोकेशन के को करेक्ट लोकेशन का जो है यूज़ कर सकते हो, कैसे अपना पैसा बचा सकते हो, और जगह ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको फ़ायदा हो। कॉस्ट का, क्वालिटी का, और जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है सारी आपकी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस में, वो कितनी बेनिफिशियल है आपके बिज़नेस के अंदर। लोकेशन बहुत मैटर करती है, उसके लिए आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद आपने इंडस्ट्रीज़ का और टेक्नोलॉजी का पढ़ा कि कैसे वो ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं फैक्ट्रीज़ को। ये उसके बाद आपने पढ़ा एससीएम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट प्रो, ठीक है, ये सारा आपने पा लिया। उसके बाद फर्दर एक्सप्लोरेशन में आपने ये बस रीड कर लेना है, ताकि आपको पता हो गया आपने क्या चीज़ पढ़ी है। तो ये था थीम 5, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम थीम 6 करेंगे, बाकी आपका मिड का सिलेबस थीम 7 तक होगा, लेकिन फिर भी पेपर से पहले आपको सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा, और मेरी कोशिश है कि मैं मिड तक सारा सिलेबस कवर कर लूँ। बाकी कोई भी इश्यू है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगी।